आपको आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें वैसे तो हमने आपका 6 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन साथ ही हम क्या कर रहे हैं, आपके जो 4th चैप्टर है उसका भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इसके भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो एक सवाल मैं आपको दूंगी जो आपने खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और जो हम बात कर रहे थे आप हिंदी इंग्लिश मीडियम की, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी और बाद में जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि देखो यूट्यूब पर अब जब भी +1 +2 पढ़ोगे ना, एक बात याद रखना कि यूट्यूब की मदद लेना हमेशा। खुद से आपको खुद पे बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। कुछ भी शुरू कर रहे हो, +1 +2 शुरू कर रहे हो, आप यूट्यूब से भी मदद लो, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ के भी काफी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, टीचर से तो पढ़ते हो, तो सभी पढ़ते हैं, बट यूट्यूब से भी आप पढ़ना सीखो, है ना। तो यूट्यूब में इंग्लिश में मतलब इंग्लिश की टर्म्स यूज करेंगे ना, वो पढ़ाएंगे तो हिंदी में, लेकिन जो शब्द है वो इंग्लिश के यूज करेंगे। तो वहां से भी फिर आप सीख जाओगे कि अच्छा इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं या ये बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये टिप भी याद रखना कि आजकल क्योंकि जमाना ऑनलाइन है, तो आप +1 +2 में कोशिश करना कि यूट्यूब से मदद लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स कॉमर्स नॉन मेडिकल मेडिकल कोई भी हो, यूट्यूब पे सबकी क्लासेस है। ठीक है, तो पहले दिन से, जिस दिन से स्कूल जाओगे उसी दिन से यूट्यूब पे भी वो टॉपिक पढ़ते रहना साथ साथ में, तो फिर आपको अच्छा से अच्छे जो है वो क्लियर होता जाएगा टॉपिक। ठीक है, चलो तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं अभी के लिए। तो ये है 9x की घात में है 2, जमहा का निशान 6k। ठीक है, 6 के साथ k है, फिर x है, फिर जमहा का 4 और बराबर में 0। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने क्या करना है, इस समीकरण में जो है वो k का मान ज्ञात करना है अगर मूल बराबर है। आपको इन्होंने बस इतना कहा कि भाई इस समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। अगर मूल बराबर है तो आप इस समीकरण से k का मान हमें ज्ञात करके बताओ। तो करो फिर सॉल्व और बताओ k का मान। पहले तो मुझे ये बताओ कैसे करोगे, तरीका बताओ। किसी के दिमाग में आया कोई तरीका कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? मैम डी बराबर b² - 4ac का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, एक चीज आपने ठीक बोली कि इसमें हम इस्तेमाल करेंगे विविक्तर को, तो पहले वो लिख लेते हैं। देखो, जब भी आपको मूलों के बारे में बोला जाता है, कुछ भी मूलों के बारे में आपको कुछ भी कोई बोल रहा है, समझ जाओ मूल की बात चल रही है तो विविक्तर भी बीच में आएगा, क्योंकि मूल का रिलेशन विविक्तर से ही है। ये कह रहे हैं मूल बराबर है, कैसे पता चला मूल बराबर है? विविक्तर निकाला तभी तो पता चला ना। मूल बराबर है, बराबर नहीं है, वास्तविक नहीं है, इसका पता चलता है विविक्तर से। तो पक्का इन्होंने इसका विविक्तर निकाला होगा, तभी तो इन्होंने फिर ऐसा कहा कि मूल बराबर है ना। तो हमने यहाँ पे डी का फॉर्मूला लिख दिया, डी बराबर b² - 4ac। वैल्यू भी भर दो। ठीक है, बी का मान कितना है बताएगा कोई? 0 0। मैम 6k। 6। ये है ax की घात 2 जमहा का निशान bx जमहा c बराबर 0। इससे हमने इसकी तुलना करनी थी, तो हमने देखा b की जगह पे 6k है। क्यों मैं 6k कह रही हूं? क्योंकि b की जगह पे कौन होता है? x के अलावा हर चीज b है। x के अलावा, रिपीट फिर से कर रही हूं, x के अलावा हर चीज b है। तो x के अलावा था 6k, तो हमने 6k लिख दिया। इसका b का स्क्वायर हो रहा था तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस का निशान, 4 गुणा में a की जगह पे 9 है, 9 लिख दिया, सी की जगह पे 4 है, 4 लिख दिया। पर इससे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा, ऐसे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इसको डी लिखूं और इसको 6 मतलब इसको, चलो इसको स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो कितने के बराबर आ जाएगा? 6 6 36, के स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस का निशान, यहाँ पर आ जाएगा 36 चौके 6 चौके 144, है ना। चलो बताओ जरा आप इसको सॉल्व कैसे करूं? मैम कॉमन ले लेंगे। चलो कॉमन ले लेते हैं। 36 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया k की घात 2 - 144 में, सॉरी 4। अब क्या करें? 1/36 बराबर 0 कर लेंगे। क्यों? 0 कहां से आ गया भाई? 0 कहां से आ गया बीच में?
बताओ। तो ये चीज ध्यान रखनी है जो मैं समझाऊंगी। देखो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनके मूल बराबर है। मूल कब बराबर होते हैं? जीरो, डी जीरो के बराबर हो। जब डी जीरो होता है। तो यहां से हमने जो क्वेश्चन में चीज दे रखी थी, एक चीज यहां से निकाली कि भाई अगर इस समीकरण की मूल बराबर है, जो कि ये कह रहे हैं, चेक भी नहीं करना पड़ रहा, खुद कह रहे हैं कि इसके मूल बराबर है। तो मूल बराबर तभी होते हैं जब डी जीरो के बराबर होता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि डी कितने के बराबर है? जीरो के बराबर है। तो अब डी की जगह पे डी लिखने की जरूरत ही नहीं। डी की जगह पे आपको डी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डी किसके बराबर है? जीरो के बराबर। तो यहां पर भी जीरो लिखो, यहां पर भी जीरो लिखो, यहां पर भी जीरो लिखो। बताओ अभी क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है भाई, इसलिए इसको ध्यान से सीखो। इन तरह के सवालों को पिछली क्लास में भी सिखाया था मैंने। बताओ क्लियर हुआ? डाउट है किसी को तो फटाफट यस पूछो। मैम। ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं थी, इसको बिना कॉमन लिए करो। कॉमन ले सकते हो, अच्छी बात है कॉमन लेना, बट अगर कॉमन किसी को नहीं लेना हो तो क्या करेंगे? तो बिल्कुल वैसे जैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 36 के स्क्वायर ऐसे का ऐसा और माइनस का 144 भी था यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? के को अकेला छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया? 36 के स्क्वायर को यहीं पे रहने दिया और माइनस के 144 को बराबर के उस पार भेज दिया। ये यहाँ पे माइनस का है तो वहां जाके कैसा बन जाएगा? प्लस का। तो ये आ गया 144। ठीक है। अब के को अकेला छोड़ने के लिए के स्क्वायर को अकेला छोड़ो, 144 यहाँ पे ऐसे का ऐसा, 36 इसके साथ गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? भाग करेगा। ठीक है, क्या करेगा? उधर जाके भाग करेगा। अब 36 का पहाड़ा आता है तो 36 से काट लो डायरेक्ट, लेकिन अगर आपको 9 से काटना है या उससे भी काट सकते हो। 9 चौके 36, 9 एक 9, 9 तो नहीं 18, 9 एक 9, चार से कट 9 जाएगा। छके 54, 9 छके 54। ठीक है, अब 4 से फिर काट दो। 4 एक कम 4, 4 चौके 16। तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर बराबर में 4 के। ठीक है, लेकिन हमें तो के की वैल्यू चाहिए थी ना, पर हमें तो के स्क्वायर की वैल्यू मिली। तो के को अकेला छोड़ो, यहाँ पे वर्ग हो रहा है, इस वर्ग को उठा के क्या करेंगे? बराबर के उस पार भेज देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, वहां पे जाके हो जाएगा वर्गमूल। अब ध्यान से सुनना बात, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की। तो जब भी बात आती है द्विघात समीकरण की और कोई चीज आपको दिख जाए वर्गमूल में, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे वो द्विघात पद हो, नाम सॉरी द्विघात बहुपद हो, नाम लिखा है ना द्विघात, तो समझ जाओ कि इस वर्गमूल के आगे को दो उत्तर निकलेंगे। कितने उत्तर निकलेंगे? दो उत्तर। तो बताओ कि ए का मान क्या हुआ? फटाफट से। मैम -2 and 2। बिल्कुल, प्लस का 2 और माइनस का 2, क्योंकि द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं ना, तो कभी भी अकेला आंसर आ ही नहीं सकता। जब बात द्विघात समीकरण की चल रही हो तो अकेला उत्तर कभी आ ही नहीं सकता। हाँ, मान लो ऐसा होता, आपको बोला जाता कि 5 में वर्गमूल 4 को जोड़ो, तो आप लिखते इसमें 5 जमा 2 और ये आ जाता 5 6 7, है ना, तो आपका आंसर आता 7। तब आप यहाँ पे 2 ही लेते, वो भी जमा का 2 लेते वर्गमूल के 4 की जगह पे। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि द्विघात की बात चल रही है, तब समझ जाना कि वर्गमूल जब जब हटेगा वैल्यूज हमेशा 2 निकल के आएंगी, क्योंकि जमा के 2 का वर्ग करो तो भी 4 आता है, माइनस के 2 का वर्ग करो तो भी 4 आता है। तो वर्गमूल 4 का जब इसका हटाओगे वर्ग, तो जमा का 2 भी आएगा, माइनस का 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा सवाल। अभी भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो फटाफट से पूछो, बिल्कुल डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे तो भाई खुद ही करना पड़ेगा ना, इसके आगे तो जितना भी कराओ भूल गए तो भूल गए, फिर तो नहीं हो सकता कि स्क्वायर भी हटाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो सब कुछ तो खुद ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। और जब द्विघात की बात आती है तो मैंने बता दिया, जब भी वर्गमूल हटेगा, जब भी वर्गमूल हटेगा तो उत्तर हमेशा 2 उसमें आएगा, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, जिसको भी क्लियर हो गया वाई लिखो ताकि आगे बढ़ सके। ठीक है,
तो करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बारे में, जिसमें हमने कुछ प्रमेय जो है वो पढ़ ली है। अब हम प्रमेय पढ़ते हैं 6.3। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी आई थिंक, है ना, कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो अगर आपको दिख रहा है, आपको ऐसा कहा है कि इस त्रिभुज का जो कोण A है वो कोण D के बराबर है, जो कोण B है वो E के बराबर है, और जो कोण C है वो F के बराबर है। अगर आप इस चीज को प्रूव करो या ये चीज आपको दी गई हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी। तो बताओ AB का अनुपात किसके साथ होगा? AB का अनुपात किसके साथ होगा? DE और BC का अनुपात किसके साथ होगा? EF के साथ। और AC का अनुपात किसके साथ होगा? DF DF के साथ। सिंपल। ठीक है, चलो। तो इसे हम, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसे हम कहते हैं ए कसौटी, मतलब कि कोण 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 कसौटी। फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बच्चों बताओ, ये जो कोण 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 कसौटी है ये समरूपता में तो है, लेकिन क्या ये सर्वांग समता में भी होती है? नो मैम। नहीं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है कि ऐसी कोण 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 वाली कसौटी समरूपता में चलेगी पर सर्वांग समता में नहीं चलेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से। इसमें अगर हिंट दूं तो समांतर रेखाओं का इस्तेमाल करके जो है वो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आपको बोला है प्रूफ कीजिए बच्चों कि जो आपका ये त्रिभुज है POQ, ये क्या है, ये समांतर है SOR के। ठीक है, और आपको शर्त दे रखी है कि PQRS के समांतर है, PQRS के समांतर है। तो बताओ अब आप इनकी मदद से क्या क्या करोगे? क्योंकि मैंने कहा था अब ये चैप्टर आप ही सॉल्व करके बताओगे। अब मैं इसमें ज्यादा वो योगदान नहीं दूंगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी सिखाया है ना। इन दोनों त्रिभुजों को आपने समरूप प्रूव करना है। समरूप प्रूव करने के लिए अभी हमने कसौटी पढ़ी ए कसौटी, वही कसौटी इसमें लगेगी, लेकिन कैसे लगेगी वो सोचो और मुझे बताओ। क्योंकि एग्जाम तो आपने देना है ना, पेपर में आ गया तो मैं थोड़ी होंगे वहां पे, है ना। तो इसलिए खुद सोचो, चाहे गलत बोलो चाहे सही बोलो, पर सोचो और बोलो कि आपको क्या लगता है। मैम एंगल और एंगल ओ बराबर होगा इन दोनों त्रिभुज में। ठीक है, जो एंगल O है वो आप कह रहे हैं एंगल O के बराबर होगा। ये कॉमन होगा। कॉमन तो नहीं है बेटा, ये वाला इस त्रिभुज में कोण बनेगा, ये वाला इस त्रिभुज में कोण बनेगा, तो कॉमन तो नहीं बोल सकते। कॉमन होता अगर दोनों त्रिभुज का कुछ मतलब जुड़ के आता। अब ये यहाँ से अलग होगा ना त्रिभुज, यहाँ से तो दोनों त्रिभुज अलग हो गए, तो फिर कॉमन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ, किसको पता है क्या कहेंगे? मैम शीर्षाभिमुख कोण। बिल्कुल, इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। तो बताओ शीर्षाभिमुख कोण कहाँ बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बनने के लिए कोई बड़ी आपको कंडीशन नहीं होती, कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं होती। शीर्षाभिमुख कहता है जहां पे भी क्रॉस हो जाए, जहां पे भी क्रॉस हो जाए वहां पे शीर्षाभिमुख ही बन जाएंगे। ठीक है, कोण Q और कोण R बराबर, Q और R क्यों बराबर, बताओ। एकांतर कोण। कारण भी, हाँ जी, हाँ ठीक बोला था, फिर से बोलो। एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण है। ठीक है, अंतः एकांतर कोण है। PS और भी है। उसके बाद P और S भी है। जो कोण P है वो कोण S के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर है ना, ये भी एकांतर है। तो हो गया, अब हमने इसको प्रूव कर दिया। क्योंकि इसमें कौन सी कसौटी लग गई, इसमें कोण 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 कसौटी लग गई। एंगल 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 कसौटी की मदद से ये जो हमारे त्रिभुज हैं ये क्या हो गए, ये समरूप हो गए। ए कसौटी की मदद से क्या हो गए, समरूप। अब ये तो उन्हीं बच्चों को समझ आया होगा जिन्होंने इसको खुद से किया, लेकिन जिन बच्चों ने इसको अभी खुद से नहीं किया वो कंफ्यूजन में होंगे। तो वो ध्यान से देखो अब यहाँ पे कि क्या हुआ।
हुआ तो हुआ, पर क्या हुआ वो अब ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक दो त्रिभुज दे रखे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई जिसको भी डाउट है, क्योंकि फिर डाउट क्लियर करो, दोबारा डाउट होगा तो पूछ लेना। एक रेखा है PQ नाम की और दूसरी रेखा है SR या RS नाम की, ठीक है। एक रेखा है PQ नाम की, एक रेखा है RS और SR नाम की। ये कह रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो हमने कहा ठीक है, समांतर है तो अच्छी बात है। फिर इन्होंने इसी समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बनाए। इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच में इन्होंने दो त्रिभुज कुछ इस तरह से बनाए जो आपको दिख रहे होंगे। एक इनको कलर कर देते हैं। एक त्रिभुज हो गया आपका ये वाला POQ नाम का, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हो गया ये वाला QRS नाम का। अब त्रिभुज है तो हमें पता है कि त्रिभुज के कोण बनेंगे, है ना। कितने कोण बनेंगे, तो 3 कोण बनेंगे। तो एक कोण बनेगा यहाँ पर और इसका बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और एक कोण इधर भी बनेगा और एक कोण इधर भी बनेगा। बताओ कौन समझ आए दोनों त्रिभुजों में? दोनों त्रिभुज को अच्छे से देख पा रहे हो ना कि दोनों त्रिभुज कैसे कैसे हैं? या कलर चेंज करो इसका, चलो ये कर देती हूँ ऐसे। अब बताओ सभी को समझ आया, सभी देख पा रहे हैं अच्छे से? अब हमें इन्होंने और कुछ भी नहीं दिया, बस इतना दिया कि भाई PQ और RS समांतर हैं, और कुछ भी नहीं बताया। तो क्या करें, हम भी परेशान हो गए। तो हमने 9th क्लास में समांतर रेखाओं के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। तो बस उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9th क्लास में हमने पढ़ा था अगर दो रेखाएं समांतर हो और उनको बीच से कोई रेखा काट रही हो तो उसे हम कहते हैं कि वो तिर्यक रेखा है। और दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनाती हुई जाती है, जैसे कि ये वाला कोण, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कोण। नीचे भी ऐसा ही कोण बनेगा, इधर भी ऐसा ही कोण बनेगा। अब इनको मैं सिर्फ इन्हीं को नाम दूंगी, सभी को नाम नहीं दूंगी। इसको मैंने कह दिया कोण नंबर 1, इसको कह दिया कोण नंबर 2, इसको कह दिया कोण नंबर 3 और इसको कह दिया कोण नंबर 4, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या, जो आपका कोण नंबर 1 2 3 4 है, ये चारों ही समांतर रेखाओं के अंदर को बने हैं, है ना। देखो ये दोनों कोण भी अंदर की तरफ को बने और ये दोनों कोण भी अंदर की तरफ को बने हैं। तो जब कोण अंदर की तरफ को बनते हैं उनको हम कहते हैं एकांतर, ठीक है। नहीं अंतः, सॉरी एकांतर नहीं कहते, अंतः कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंतः कोण कहेंगे हम उनको जो कहाँ है, समांतर रेखाओं के बीचों बीच, समांतर रेखाओं के अंदर है, उनको हम कहेंगे अंतः कोण। इंग्लिश में बोलूं तो उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल, जो अंदर है। अंदर तो है। अब इसमें भी हाँ एक्सटीरियर बाहर, जो एक्सटीरियर है बाह्य कोण कहेंगे उसको, जो बाहर, जैसे कि मान लो ये 1 2 3 4 कोण है, ये अंदर वाले हैं। जो कोण 1 2 3 4 है ये अंदर वाले कोण हैं। और अगर कोई कोण यहाँ पे बनता ऐसा 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 ऐसा, और इसको मैं नाम दे दूं अगर 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 कैसे कोण है? बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। चलो तो अभी हमने इसको लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अब जो अंदर वाले कोण होते हैं उनमें भी एक रिलेशन होता है कि कोण अगर अंदर हो और एक दूसरे के तिरछे में हो, कोण अगर अंदर हो और एक दूसरे के तिरछे में हो, जैसे कि कोण नंबर 2 इधर है तो कोण नंबर 3 इधर है, तो कैसे हुए भाई? तिरछे में हुए ना। कैसे हुए? एक दूसरे के तिरछे में हुए। तो कोण जब तिरछे में होते हैं तब उसे कहा जाता है एकांतर कोण, ठीक है। तब उसे कहते हैं हम एकांतर। बताओ क्लियर है सभी को? कब कहेंगे एकांतर? जब ये एक दूसरे के तिरछे में हो तब कहते हैं एकांतर। इंग्लिश में कहें तो अल्टरनेट, अल्टरनेट कह लो, अल्टरनेट कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये जो कोण है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कोण नंबर 1 कोण नंबर 4 के अंतः एकांतर है और कोण नंबर 3 कोण नंबर 2 के अंतः एकांतर है। ये सभी को क्लियर हुआ? कोण नंबर 1 कोण नंबर 4 के और कोण नंबर 3 कोण नंबर 2 के अंतः एकांतर है, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ ये? यस और नो कुछ तो बोल दिया करो भाई। यस मैम। ठीक है। तो अब जो एकांतर कोण होते हैं, अंतः एकांतर कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। ये आपने याद रखना है हमेशा। अभी तक मैंने आपको पहचान बताई कि पहचानोगे कैसे।
अंतः मतलब अंदर वाले कोण, एकांतर मतलब एक दूसरे के तिरछे में, आड़े आड़े टेढ़े में, ऐसे ऐसे तिरछे में, क्रॉस में, ठीक है। और ये होते हैं आपस में बराबर। तो कोण नंबर 2 कोण नंबर 3 के बराबर होगा, कोण नंबर 1 कोण नंबर 4 के बराबर होगा, ठीक है। बराबर होते हैं, आपने ये याद रखना है। तो अगर ये बराबर होते हैं तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर देखा कि हमारी जो रेखा थी आर एस और पी क्यू, ये समांतर रेखा थी, है ना। और यहां से जो रेखा जा रही है ये वाली, ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो भाई इसने कोण बनाए, है ना। तिर्यक रेखा है तो इसने क्या किया, इसने कोण बनाए। कोण बनाए तो देखो क्या अंतः एकांतर कोण बन रहा है कहीं? यस मैम। यस मैम, आर और क्यू पे और पी ठीक है, और एस पे। ठीक है। क्योंकि ये जो कोण है देखो, ये एक तो समांतर रेखा के अंदर की तरफ को है, आर एस भी अंदर की तरफ को और पी क्यू भी अंदर की तरफ को, तो मतलब ये अंतः कोण है। अंतः होने के साथ साथ ये एक दूसरे के एकांतर भी है, क्योंकि एक कोण जो है वो इधर बन रहा है और एक कोण जो है वो इधर बन रहा है ना। दोनों अंदर भी है और एक दूसरे के ऑल्टरनेट भी है, आड़े आड़े टेढ़े में है, तिरछे में है ना। एक ऐसा कह सकते हो कि एक तिर्यक रेखा के ऊपर एक तिर्यक रेखा के नीचे, ऐसा भी कह सकते हो कि ये वाला रेखा के ऊपर ये वाला रेखा से नीचे, तो ये एकांतर हो गए, ठीक है। तो हम कहेंगे इसी वजह से, क्योंकि ये समांतर रेखा है और समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं, जिसमें से अगर हम ध्यान से देखें तो कोण आर कोण क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो इसका जवाब अब हमें पता है, इसका आंसर अब हमें पता चल चुका है कि क्यों बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। कैसे? अंतः एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंतः एकांतर कोण, और ये इसी कारण से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बस हमने लिख दिया, तो पहला कोण इस तरह से बराबर हो गया। उसके बाद बात करें हम दूसरे कोण की, तो दूसरा भी अब आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों समांतर रेखाएं, इसने किया काम तिर्यक रेखा का, इसके नीचे भी एक कोण बन रहा था, इसके ऊपर दूसरा कोण बन रहा था, तो ये अल्टरनेट हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ, जो कोण P है वो कोण S के बराबर हो गया। कारण इसमें भी वही है कि ये अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। कैसे कोण है? अंतः एकांतर कोण है। अब बात करते हैं शीर्षाभिमुखी कोण की। तो शीर्षाभिमुखी कोण बनाने के लिए आपको समांतर रेखा की जरूरत नहीं पड़ती। शीर्षाभिमुखी कोण कहता है जहां पर भी क्रॉस बनेगा, जहां पे भी ऐसा क्रॉस बन गया मैं वहां बन जाऊंगा। जहां पे भी क्रॉस बन गया वहां पे जो कोण बनेंगे वो शीर्षाभिमुखी बनेंगे। तो लाल वाला लाल वाले के शीर्षाभिमुख और नीला वाला नीले वाले के शीर्षाभिमुख, ठीक है। बताओ, क्लियर हुआ? इसके लिए आपको रेखा समांतर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जहां पे क्रॉस बन गया वहां पे शीर्षाभिमुखी। तो हमने देखा यहाँ पे भी तो क्रॉस ही बन रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो और क्या बन रहा है? भी क्रॉस ही तो बन रहा है। यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, क्रॉस ही तो है ना। ये जो भी है ये क्रॉस ही तो है, और क्या है। तो हमने जो है वो इसको क्रॉस की तरह देखा और हमने पता लगा लिया कि इस क्रॉस से इधर को जो कोण बन रहा और उधर को जो कोण बन रहा, ये दोनों ही शीर्षाभिमुखी कोण है। तो यहाँ से वो चीज निकल के आ गई कि कोण O के बराबर है। इसको कॉमन कभी मत लिखना, कॉमन लिखोगे तो भाई एग्जामिनर बोलेगा इस बच्चे ने किया तो किया, पर किया क्या? कॉमन कैसे है? कॉमन होता अगर दोनों के अंदर आता, दोनों के ही अंदर अंदर आ रहा होता, ठीक है। जो आपको अगले क्वेश्चन में कॉमन दिखेगा उसको कॉमन बोलेंगे, इसको कॉमन नहीं बोल सकते। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे बाउंड्री आ गई ना बीच में। जो ये वाला कोण है वो इस वाले त्रिभुज में है, ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज में, तो कॉमन कैसे हुआ? तो कॉमन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि शीर्षाभिमुखी कोण है। और शीर्षाभिमुखी कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों भी बराबर है। अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुखी भी बराबर होते हैं। तो इसके तीनों कोण बराबर हो गए। जो आपका त्रिभुज है POQ, ठीक है, जो आपका त्रिभुज है POQ और जो आपका त्रिभुज है ROS, इन दोनों ही त्रिभुजों में क्या हुआ? तीनों कोण बराबर निकले। तो हम कहेंगे इसमें ए कसौटी लग गई, एंगल 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 की कसौटी लग गई, और इस कसौटी की मदद से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। समरूप हो गए तो समरूपता लिखनी है। समरूपता लिखने के लिए आपको पता है क्या करते हैं। पहले आप पहला वाला त्रिभुज लिखेंगे, फिर ये, और फिर ROS। डबल वाले से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लग रहा हो कि इस पे तीनों से हो सकता है तो तीनों से करो। जब पता है कि नहीं तीसरा कोई है ही नहीं, है ना,
जब आपको ऐसा दिख रहा है कि तीसरा कोई है ही नहीं, तब तो आप डबल वाला यूज कर रहे हो। लेकिन जब आपको दिख रहा है कि 3 बराबर हो सकते हैं, तो कोशिश करो कि ट्रिपल वाले से ही करो। हो सकता है, बट इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि हाँ आप तीनों को आराम से कर पा रहे हो, तो 3 वाले से कर लो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें 3 हो ही नहीं सकते, इसमें होंगे ही 2 कोण बराबर, तो फिर तीसरे को रहने ही दो, है ना। तो बस इसका ऐसा इसका तोड़ निकाल लो कि अगर आपको दिखेगा कि भाई मैं तीनों कर सकती हूँ या मैं तीनों कर पा रही हूँ, तो तीनों को तीनों से प्रूव करो। अगर आपको लगता है नहीं, तीसरा मुझे आइडिया नहीं मिल रहा, तो फिर 2 का ही इस्तेमाल करके कर लो। ठीक है, इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट से ले लो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और अगला क्वेश्चन भी आप ही करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन तो हमने हाफ ईयरली एग्जाम के रिवीजन टाइम भी किया था। किया तो वैसे ये भी था, है, अरे भूल जाते हो बड़ी जल्दी। आगे बढ़े। चलो, तो इसका निष्कर्ष यही है कि अगर एक त्रिभुज के, अच्छा 2 कोण, ये कह रहे हैं कि 2 कोण बराबर हो तब भी चलेगा, तो यहाँ पे वो चीज आ गई कि समरूपता की कसौटियों में कितनी कसौटियां होती है। कोण की अगर बात करें तो समरूपता की कसौटी में होता है, या तो आप प्रूव करो कि इसके तीनों कोण बराबर है ना, या तो प्रूव करो कि कोई से 2 कोण बराबर है, तो भी हो जाता है। 1 मिनट, एक बार क्या क्वेश्चन दिखा दो। अच्छा हाँ, ये देख लो। अभी बताओ, हो गया? हाँ आरुषि, हो गया अभी बेटा कि आप कुछ लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? चलो ठीक है, तो बस ये याद रखना कि भाई 3 कोण करने 3 कर लो, 2 करना 2 कर लो। बट वही याद रखना कि अगर आपको लग रहा है कि तीनों हो सकते हैं तो तीनों करो, रिस्क मत लो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं 2 ही है, 3 हो ही नहीं सकते, तो फिर 2 वाला कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो, संगत कोणों के बराबर हो, तो त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है और बी ई के बराबर है, तब भी आप कहोगे कि ये समरूप है। इसे कहते हैं हम ए कसौटी। तो अभी तक आपने सीखी 2 कसौटियां। पहली कसौटी आपने सीखी जिसमें तीनों कोण हमने बराबर प्रूव करवा दिए। तीनों कोण बराबर प्रूव करोगे तो भी समरूप हो जाएगा, और अगर आप किन्हीं 2 कोणों को बराबर कर दो तो भी समरूप हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसको करो अच्छे से, और इसमें कोई भी मतलब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है PQR नाम का, और आपको बोला है कि जो इसकी भुजाएं हैं PR और QR पर क्रमशः बिंदु ST इस प्रकार स्थित है कि जो कोण P है वो कोण T के बराबर है। जो कोण P है वो कोण T के बराबर है, और आपको बोल रहे हैं कि बस इतनी सी इंफॉर्मेशन की मदद से आप प्रूव करो कि आपका जो त्रिभुज है RPQ वो समरूप है किसके, तो वो समरूप है त्रिभुज RTS के। करो भाई, ये तो बहुत आसान है। अब इतना पढ़ लिया 6 चैप्टर हमने कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है उसके सामने। नाम अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में दिया है उसको अच्छे से पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो मैम, इसमें एंगल आर और एंगल आर कॉमन है इन दोनों त्रिभुजों में। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो एक चीज तो आपने बोली कि एंगल आर कॉमन है, क्योंकि दिख रहा था ना। देखो नाम पढ़ो, इस पे भी आर है, इस पे भी आर है, दोनों में आर है। त्रिभुज भी देख लो, है ना। नाम पढ़ना और त्रिभुज दोनों देखना। अच्छा माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो बेटा। तो हमने देखा ये त्रिभुज था RTS, यहां से यहां तक बन रहा था छोटा सा ग्रीन कलर का जो मैंने अभी बनाया, और दूसरा त्रिभुज था RPQ, मतलब ये बड़ा वाला। अब इन दोनों को जब हमने देखा तो हमने देखा कि भाई इनमें जो कोण है इसको बोलते हैं कॉमन, जो दोनों त्रिभुज में आ रहा, पीछे वाले में कॉमन नहीं था।
पीछे वाले को कॉमन नहीं बोल सकते थे, पीछे वाले में कॉमन नहीं था क्योंकि वो अलग अलग बन रहा था ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ऐसी चीजों को कॉमन बोला जाता है कि क्योंकि जो कोण आर है वो आपके छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, और जो आपका कोण आर है वही बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कॉमन। नाम देखा तब भी कॉमन था, आकृति को देखा तब भी कॉमन था। तो हमने कह दिया कि भाई जो कोण आर है वो कोण आर के ही बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो चलो एक तो आपने कर दिया यहाँ पे प्रूफ, और कुछ? एंगल पी एंगल टी के बराबर है। ठीक है, एंगल पी एंगल टी के बराबर है। कैसे? मैम बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था, तो ये हम कहेंगे दिया है। तो कभी भी हमेशा ये भी आपने चीज याद रखनी जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई चीज दी है तो ऐसे फालतू में नहीं दी होती, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, वो आपके काम आएगी तभी आपको वो दी होती है। इसलिए इन क्वेश्चन को जब भी करो हमेशा अच्छे से पढ़ा करो कि भाई दिया क्या है और पूछा क्या। क्योंकि अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमें दी थी ये चीज कि भाई जो आपकी रेखाएं हैं वो समांतर है। अब रेखाएं समांतर थी तभी तो इस पे हम ये वाला चीज इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि समांतर रेखाएं होती हैं तभी तिर्यक रेखा होती है। अगर आपको बोला ही नहीं होता बच्चों कि ये दोनों आपस में समांतर रेखा है तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। ये चीज आपको दी थी तो इसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन अगर ये दिया नहीं होता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, वैसे यहां पर हुआ कि आपको क्वेश्चन में खुद ही बोल रहे हैं कि जो कोण P है वो कोण T के बराबर है। कोण RTS लिखा था, वैसे तो RTS कोण लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए जो बीच में लिखा जाता है उस वाले बिंदु पे कोण बनता है। जैसे कि आपको लिखा है कोण RTS, तो समझ जाओ कोण किस बिंदु पे बन रहा है? T बिंदु पे। किस किस को ये चीज पहले से पता है और किस किस को नहीं पता है? बता दो, याद रखनी ये चीज। अभी पता लग गया? हाँ बिल्कुल, जो इनको पता थी उनका रिवीजन हो गया, जिनको नहीं पता वो सुन लो और गांठ बांध लो बिल्कुल, कि अगर कोण का नाम लिखा है 3 अक्षरों से तो बीच वाले पे कोण बना होगा। ठीक है, किस पे कोण बना होगा? बीच वाले पे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि P RTS के बराबर है, तो हम समझ गए कोण P कोण T के बराबर है, दिया था। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हम कुछ और प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे। और कोई किसी कोण के बारे में? क्या हो गया? एंगल कसौटी से। हाँ, क्योंकि हम तीसरे कोण के बारे में बता नहीं पा रहे कि तीसरा कोण भी बराबर है तो कैसे? क्योंकि नहीं पता ना, हम नहीं बता सकते, हमें दिखे नहीं रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे कसौटी लगा देंगे एंगल की। इसमें हम 3 एंगल नहीं बता पा रहे क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने इसमें 2 ही एंगल वाली कसौटी लगा दी। तो ये डिफरेंस है। पीछे वाले क्वेश्चन में हम आसानी से, बिल्कुल आराम से हम 3 एंगल्स बता पा रहे थे, तो हमने 3 वाले से कर लिया। लेकिन यहाँ पे हम नहीं बता पा रहे तो हमने 2 वाले की मदद लेके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये क्वेश्चन है जो फाइनल पेपर में आता जाता रहता है। ठीक है, आएगा बेशक छोटे नंबर में, पर आएगा जरूर। मतलब पक्का तो नहीं कह सकती, बट हाँ बहुत बार देखा है इसको हमने, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दोबारा से सिखाया। क्लियर है? आगे बढ़े तो वाई टाइप करो फटाफट से। चलो आज पोल में भी क्वेश्चन करने हैं, बिना पोल के नहीं जाना है। पिछली बार नहीं हो पाया था पोल में क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों ने इतना टाइम ले लिया था सॉल्व करने में। है ये वाला क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे। अब देखते हैं आपको ये चैप्टर जो हमने सीखा था वो कितना समझ आया। क्वेश्चन दे रखा, आकृति भी खुद बनाओ। लंबाई 6 मीटर वाले उर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पे छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई याद कीजिए।
सॉल्व कर रहे हो? एक आपको खंबा दे रखा है, ऊर्ध्वाधर खंबा, उसकी लंबाई दे रखी है, उसकी छाया बताइए कि उसकी छाया इतनी इतनी पड़ रही है, ठीक है। फिर बोला कि उसी समय, जिस समय स्तंभ की छाया पड़ रही है, उसी समय मीनार पर भी सूरज की किरणें पड़ रही है और मीनार की भी छाया पड़ रही है। मीनार की छाया दे रखी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करने को आपको बोला है। दो त्रिभुज बनेंगे, ये मैंने हिंट दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है वो आप देखो। दो त्रिभुज बनेंगे, ये मैंने बता दिया, एक खंबे का, एक मीनार का, है ना। खंबा ऐसा, मीनार भी ऐसी, फिर खंबे की छाया नीचे को, मीनार की छाया भी नीचे को, फिर उनको मिला दो, हो गया। उसके बाद क्या करोगे वो खुद से देखो। अब इसमें नाइन्थ चैप्टर का कंसेप्ट मत लगा देना, क्योंकि इसमें आपको कोण ही नहीं दिया है। कोण दिया होता कि सूर्य का उन्नयन कोण इतना है तब तो कर लेते, तब तो आप इसमें 9 चैप्टर लगा लेते, लेकिन अभी कोण ही नहीं दिया तो बिना कोण से लगाओगे। फटाफट से सॉल्व करो। मैंने किसी को आगे कर दिया, 1 मिनट। आया किसी का? मैम जी नोटबुक दिखानी है क्या? बिल्कुल। अगर आपका सॉल्व हो चुका है तो नोटबुक दिखा सकते हो। ओके, 1 मिनट अनु। और आंसर कितना आया अंत में? फिर अंत में आंसर वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। और देखो कितने अच्छे से लिखा है इन्होंने, एक एक चीज, मतलब एक एक लाइन इतने अच्छे से लिखी है। तो इसमें अगर मैं पेपर चेक करती तो मैं तो नंबर ही नहीं काट पाती, क्योंकि हर एक चीज लिखी है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, बाकी बच्चे भी कोशिश करो फटाफट से। अब मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी, 2 मिनट का वेट करूंगी 42 तक। जिसने भी कर दिया बता दो, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट का और समय है। जिसने भी कर लिया अपना आंसर बता दो। आप नोटबुक दिखा सकते हो क्या, नेहा जी के नाम से जो भी है, नेहा कुमारी जी के नाम से जो है, कि अपने कॉपी पे कहाँ किया सॉल्व, कैमरा ऑन करके। किया तो ठीक, बट कैसे कर सकते हैं वो कारण नहीं लिखे, है ना। किया तो ठीक है, बट रीजन नहीं लिखा, रीजन लिखना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि भाई एक खंबा है, तो हमें पता है खंबा है तो भी सीधा खड़ा होगा, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया खंबा खड़ा, ठीक है। अब इसके बाद इस खंबे की कह रहे हैं, स्तंभ होता है खंबा, पिलर कह लो, इसकी भूमि पे छाया बन रही है, तो छाया बनेगी तो ऐसे बनेगी, है ना। अगर खंबा ऐसे खड़ा है तो छाया ऐसी बनेगी, तो छाया ऐसी बनी, और हमने खंबे के सिर से इसकी छाया के सिर को ऐसे मिला दिया, तो हमारे पास एक ही त्रिभुज ऐसा बन गया, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया ABC का। बताओ इतना समझ आया मैंने क्या किया? यस मैम। ठीक है, ये स्तंभ है।
स्तंभ को मैंने बना दिया और स्तंभ की मैंने यहाँ पे छाया भी बना दी, ठीक है, और छाया और स्तंभ के सिर को मैंने आपस में मिला दिया। अब जो स्तंभ आपको दे रखा है कि कितना लंबा है, तो भाई इन्होंने कहा 6 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 6 मीटर। तो हमने इसकी लंबाई लिख दी। उसके बाद इन्होंने कहा कि छाया कितनी है, तो छाया है 28 मीटर। तो हमने, अच्छा स्तंभ की छाया कितनी है? 4 मीटर, सॉरी 4 मीटर लंबी, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि एक मीनार भी खड़ी थी, जैसे स्तंभ खड़ा वैसे हमारी मीनार भी खड़ी थी, तो हमने मीनार यहाँ पे बना दी, और मीनार की भी जो है वो छाया पड़ी, तो मीनार की छाया भी ऐसे पड़ी, और इसको भी हमने ऐसे करके मिला दिया, ठीक है। अब ये त्रिभुज बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि मीनार बड़ी होती है और खंबा छोटा, मैंने उल्टा कर दिया, बट आप ध्यान रखना मीनार जो है वो बड़ी होगी और खंबा छोटा होगा, है ना, लेकिन होगा तो त्रिभुज ही ना, बन तो त्रिभुज रहा होगा, हम जैसे भी बनाए। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारी मीनार है, और मीनार की जो छाया आपको दे रखी थी वो आपको दे रखी थी 28 मीटर, है ना, और जो आपको मीनार की ऊंचाई है वो आपसे पूछी गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। क्या लिखना पड़ेगा कि देखो, क्योंकि मीनार और स्तंभ दोनों ही सीधे खड़े होते हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे कोण बन रहा होगा बी पर और जो कोण बन रहा होगा क्यू पर, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई चीज बिल्कुल सीधी खड़ी है तो वो 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। इसका रीजन मैं नहीं लिखूंगी, आपको मतलब पता चल गया ना रीजन क्या है, क्योंकि सीधा खड़ा ना बिल्कुल, ये भी सीधा ये भी सीधा, हम कहेंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा तभी तो बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। उसके बाद दूसरी चीज, जो यहाँ पर कोण बन रहा है सी पर और जो यहाँ पे कोण बन रहा है आर पर, ये दोनों भी बराबर हैं। ये तो नहीं पता कितने डिग्री के हैं, पर ये पता है कि बराबर है। क्यों बराबर है? तो फिर से मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ा करो। क्वेश्चन में बोला है कि जब स्तंभ की छाया पड़ रही है, क्या हो रहा है, जब स्तंभ की छाया पड़ रही है उसी वक्त क्या हो रहा है, उसी वक्त मीनार की भी छाया पड़ रही है। समझ रहे हो इस बात को? मतलब जो सूरज खड़ा है, ऐसे यहाँ पे जो सूरज आपका खड़ा हुआ है, जब वो इस पर अपनी किरण छोड़ रहा है तभी इस पे भी किरण छोड़ रहा है। तो इसका मतलब जो सूरज के साथ कोण बनेगा, उन्नयन कोण जो बनेगा सूरज के साथ, वो यहाँ पे बनेगा स्तंभ का इधर से, मीनार का इधर से, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी क्योंकि समय सेम है। जब समय सेम होता है और किन्हीं दो चीजों की छाया बनती है तो उनका जो कोण बनता है वो भी सेम बनता है। ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर समय सेम है, सूर्य सेम समय पे निकला है, दोनों पे सेम समय पे पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा, जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। किस किस को ये चीज समझ आई और याद रहेगी? मैम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, सूर्य से बनाया गया कोण। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उन्नयन कोण मैंने इसलिए कहा क्योंकि 9 चैप्टर पढ़ लिया है हमने, इसलिए मैंने उन्नयन कहा। बट हाँ लिख सकते हो आप कि जो सूरज ने कोण बनाया वो क्या है, वो दोनों की केस में बराबर होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो समय समान है। समय समान है तो इसीलिए एंगल सी एंगल इसके बराबर ही होगा। अब इससे क्या हुआ, इससे आ गए हमारे दो कोण बराबर। दो कोण बराबर आ गए तो हमारा जो त्रिभुज है वो हो गया समरूप। कसौटी इसमें एक ही लगी बेटा, एक ही कसौटी लगी इसमें, एस नहीं लगेगी। एस कसौटी तो नहीं कह सकते उसको, उसको अनुपात कह देंगे। हाँ ठीक है, वो आपने ठीक कहा। तो हमने यहाँ पे ए कसौटी लगाई, ए कसौटी से हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और अब आप वो चीज करोगे जो हम करने वाले हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। पहले आपको ये चीज अपने एग्जामिनर को, जिसको भी आपने पेपर दिया है, उसको समझानी पड़ेगी कि देखो भाई हमने ऐसा किया, हमने पहले इसको समरूप साबित किया, अब हम इसके अनुपात बराबर करवा रहे हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी जो भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो बताओ किसका अनुपात किससे, ए बी का अनुपात किसके साथ? AB का अनुपात पी क्यू के साथ। पी क्यू के साथ, है ना, क्योंकि संगत भुजा है। और बीसी का अनुपात किसके साथ? क्यू आर के साथ। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करते ना, इसको बिना किए डायरेक्ट ये करते, नंबर नहीं मिलेंगे।
क्योंकि ये चीज समरूप त्रिभुज के साथ ही होती है, हर किसी के साथ तो होती नहीं, सारे के सारे त्रिभुज के अनुपात तो बराबर नहीं हो सकते, सिर्फ समरूप त्रिभुज के बराबर होते हैं। तो पहले समरूप प्रूव करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। तो ए बी हमें दे रखा है 6 के बराबर, पी क्यू हमें नहीं पता तो इसको पी क्यू ही रहने दो। बी सी हमें दे रखा है 4 के बराबर, क्यू आर हमें दे रखा है 28 के बराबर, कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये आ जाएगा 28 गुणा में 6 और बराबर 4 गुणा में पी क्यू। 28 में 6 को भी गुणा मत करो, पी क्यू के साथ जो 4 है उसको भी इधर ले आओ, ठीक है, पी क्यू को भी इधर ले आओ, सॉरी 4 को भी इधर ले आओ। तो ये है 28 गुणा में 6 बटे में आ जाएगा इसके 4। अब इसको काट दो, 4 एकम 4, 7 चौके 28 और ये 7 छक्के 42, तो ये आ गया आपका 42 मीटर कौन पी, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा है कि समय समान है या सूर्य सेम समय पे दोनों पे पड़ रहा है, तो ध्यान में रखना कि उनके जो कोण होंगे, ये वाले कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। जो यहाँ पे कोण बनेगा इधर इधर छाया और इस कर्ण के बीच में, वो बराबर होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर हम पोल में क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ सभी को क्लियर हुआ कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। अगर डायरेक्ट ऐसा करोगे, डायरेक्ट इनके अनुपात समान लिख दोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, भी नंबर कट सकते हैं, है ना। तो फिर मत बोलना कि यार मैंने तो ठीक है मेरे नंबर नहीं मिले, तब नंबर कटेंगे अगर डायरेक्ट ही ऐसा करने लग जाओगे। लेकिन पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये समरूप त्रिभुज है, उसके बाद फिर करो। जब एक बार समरूप प्रूव कर दिया उसके बाद करते रहो, ठीक है। चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन, उसको हम करेंगे पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, जो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आपको यहाँ पे त्रिभुज दिए गए हैं और आपको बोला है कि इन त्रिभुजों के युग्म किस समरूपता की कसौटी से समरूप है। आपको ये भी बोल दिया कि त्रिभुज समरूप है भाई, पर आपको बताना है कि कौन सी कसौटी लगा के आप ये प्रूव करोगे कि ये समरूप है। बस इतना आपने, बस आपने कसौटी का नाम बताना है कि भाई कौन सी कसौटी लगाई है, सिर्फ इतना, ठीक है। तो जाइए और अपना आंसर दे दीजिए पोल में। मैंने कर दिया। हाँ जिन्होंने कर लिया ठीक है, और जो कर रहे हैं आराम से कर लो, जल्दी किसी बात की नहीं है। कर दिया मैम। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। क्लास में 30 बच्चे हैं और आंसर दे रहे हैं सिर्फ 18 बच्चे। ये तो देखो ना, इतना सिंपल सवाल और इतना टाइम लगाते हो आप लोग। सभी आंसर करो, सही बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी सिर्फ 25 बच्चों के आंसर आए हैं और 6 बच्चों ने तो गलत किया है। गलती मत किया करो भाई, इतना सिंपल सा आपसे सवाल पूछा है, उसको आप करने में बहुत टाइम लगा देते हो। तीस बच्चे क्लास में, लेकिन 25 बच्चों के आंसर आए हैं, 5 बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे? जिन्होंने आंसर किया है हैंड रेज करो। रीना शर्मा जी के नाम से जो है, मीनाक्षी, निकिता, प्रियांशु, विनेश, शशि, सरला देवी जी के नाम से जो है, अंकित कुमार जी के नाम से जो है, आंसर करो बच्चों। आरुषि पोल में आंसर करो, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज करो।
ठीक है, 1 मिनट रुको। कर दिया मैम। ठीक है, अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। हमें दिख रहा है कि भाई इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, हाँ बोलो मैम बी ऑप्शन। हाँ, ए डी के बराबर है क्योंकि दोनों 60-60 है, बी ई के बराबर है, दोनों 80-80 है, सी एफ के बराबर है, दोनों 40-40 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस त्रिभुज के संगत कोण बराबर थे, इसलिए हम कहेंगे कि कसौटी लग गई ए ए ए, और ये क्या हो गया, ये जो है वो समरूप हो गया। ठीक है, कौन सी कसौटी से, ए ए। लेकिन बहुत से बच्चों ने एस 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 किया, क्यों? आपको पता ही नहीं ना कि साइड इसकी है क्या। जब साइड ही नहीं पता कि भाई कितने कितनी है, और साइड का भी हमें अनुपात पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि साइड बराबर है तो भी वो हो जाएगा, है ना। मतलब साइड में भी अनुपात अगर बराबर हो तभी वो उसको हम समरूप कहते हैं, अदरवाइज नहीं कहते। तो ये भी गलत है, ये भी। अच्छा, किसी ने ऐसे एस किया था, ऐसे एस गलत है भाई। 5-6 बच्चों ने कहा ऐसे एस, नहीं, गलत है। जब तीनों ही आपको कोण के बारे में कह रखा है तो हम कोणों की बात करेंगे, बाकी किसी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब उसके बाद देखते हैं हम थ्योरम नंबर 6.4 जो कहती है, अगर दो त्रिभुजों में त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए हम कहेंगे कि तीनों जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप होंगे। मतलब यहाँ पे कौन सी कसौटी लगेगी, तो वो लग जाएगी एस 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 कसौटी। और यहाँ पर भी ध्यान रखो, एस 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 का मतलब ये नहीं है कि साइड्स हर बार बराबर हो, ये मतलब नहीं है कि साइड हर बार बराबर हो। ये मतलब है कि ये जो साइड्स हैं, जो ये भुजाएं हैं, इनका अनुपात बराबर हो, मतलब ये समानुपाती हो। ठीक है, कैसी हो, समानुपाती हो। तो हमने अभी 3 जो है वो देख ली। पहली कसौटी होती है ए ए ए, दूसरी कसौटी होती है ए ए, और तीसरी अभी हमने पढ़ी तो वो है एस एस एस। और एस 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 में मैंने क्या कहा, भुजाएं बराबर हो ये नहीं मैं कह रही, भुजाओं का अनुपात बराबर हो ये हम कह रहे हैं। और कैसी भुजाएं, तो संगत भुजाएं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते देखते हैं इसमें कोई क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। इसमें आपको बोला क्या है, बोला है कोण पी ज्ञात करो। कोण पी आपने ज्ञात करना है, तो करो ज्ञात और बताओ कितना आएगा कोण पी। चालीस डिग्री में 40। ओके, पहले तो यहाँ पे देखो एबीसी त्रिभुज है और यहाँ पे आरपीक्यू त्रिभुज है। अच्छा, कौन किसके वो है वो बताओ, कौन किसके संगत है। बीसी तो पीक्यू के है। अगर बीसी पीक्यू के संगत है तो फिर तो ये 60 डिग्री आना चाहिए था ना। सबसे पहले हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो देखो जरा, क्या 3.8 का अनुपात इसके साथ निकाल के और इसका अनुपात इसके साथ निकाल के क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दशमलव में है, ये दशमलव में नहीं है, ये वर्गमूल में है, ये वर्गमूल में नहीं है। तो इसका मतलब त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड करनी पड़ेगा, रोटेट, घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से घुमाओ कि ये वाली चीज यहाँ आ जाए और ये वाली चीज वहां चली जाए। बताओ है पॉसिबल कि नहीं। तो 12 तो यहीं रहेगा नीचे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, मतलब 7.6 यहाँ भेज देंगे और 6 वर्गमूल 3 यहाँ भेज देंगे। ठीक है,
पता लगा मैंने क्यों किया ये, सभी को समझ आया? क्योंकि दशमलव और इसका कोई अनुपात ही ढंग से नहीं निकलेगा और इसका भी अनुपात ढंग से नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि ये अलग अलग चीजें हैं ना, एक वर्गमूल में, एक बिना वर्गमूल के, एक वर्गमूल में, एक दशमलव में, 12 ऐसे का ऐसा। 7.6 है RQ और ये है PR, ठीक है, RQP। तो ये आ गया कोण Q, ये आ गया कोण R और ये आ गया कोण P। अब बताओ जरा कोण P किसके संगत है? AB बराबर RQ कोण C के, ठीक है, कोण C के संगत। अब पता चला। तो इसके लिए वही है कि पहले हमने इसका अनुपात, वैसे कल इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगी क्योंकि आपको मुझे लगा है बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया होगा ये। और जब इसका अनुपात निकालोगे तो अनुपात बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ पे कोण C है और यहाँ पे कोण P है, ये दोनों एक दूसरे के संगत हैं, लेकिन हमें ना C की वैल्यू पता ना P की वैल्यू पता। तो ये रहा आपका होमवर्क। वैसे तो एक बच्चे ने बता दिया है, बट बाकी बच्चों के लिए है ये होमवर्क कि आप खुद इसमें पता करोगे कि पहले आपको C की वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालने के बाद फिर P की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। बाकी इसको शुरू से बिल्कुल अच्छे से हम कल करेंगे। हाँ, क्या हो गया? फोटो भेज देना मुझे इसका, जो आप कह रहे हो ना उसका फोटो भेज देना मुझे, पर्सनली मैसेज कर देना या ग्रुप में करना हो तो 9:30 के बाद करना, उससे पहले मत करना, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी कोई डाउट है किसी के मन में तो पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।